आज मणिपुर जाएंगे पीएम मोदी। रैली और जनसभा करेंगे। 8,500 करोड़ के प्रोजेक्ट की रखेंगे नींव। हिंसा शुरू होने के 2 साल बाद दौरा। लखनऊ में सीएम योगी ने की सहकारिता विभाग की समीक्षा। केंद्रीय सहकारिता राज्य मंत्री मुरलीधर मोहोल रहे मौजूद। यूपी में खोलेगा राज्य सहकारी महाविद्यालय। यूपी में सहकारी आंदोलन को मजबूत करने की कवायद। साल 2014 से 25 में 457 नई कृषि कोऑपरेटिव सोसाइटी का गठन। 1088 ग्राम पंचायतों में गठन की प्रक्रिया जारी। उन्नाव में पुलिस और बदमाशों की मुठभेड़। 50-50 हजार रुपए के नामे 2 बदमाश घायल। 7 लाख रुपए के जेवर सहित हथियार बरामद। नमस्कार, मैं हूं उत्तर प्रदेश लाइव में आपका स्वागत है। खबर लखनऊ से है, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कार्यक्रम में शामिल हुए। चलिए सीधे रुख करते हैं। निदेशक प्रोफेसर सीएम सिंह जी, डीन प्रोफेसर प्रद्युमन सिंह जी, सीएमएस प्रोफेसर विक्रम सिंह जी, आज के इस पंचम स्थापना दिवस कार्यक्रम में समारोह में उपस्थित अन्य सभी सम्मानित अतिथिगण, संस्थान के सभी वरिष्ठ आचार्यगण, सहायक आचार्यगण और युवा ऊर्जा से ओतप्रोत हमारे सभी संस्थान के छात्र छात्राएं और उपस्थित अन्य बहनों और भाइयों, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान को इस पंचम स्थापना दिवस कार्यक्रम के अवसर पर प्रदेश सरकार की ओर से और प्रदेश की जनता जनार्दन की ओर से भी मैं हृदय से बधाई देता हूं। आयुर्विज्ञान संस्थान के रूप में आपकी ये 5 वर्षों की यात्रा है, लेकिन एक संस्थान के रूप में जब इसका बीज रोपा गया था, वह संस्थान को 19 वर्ष हुए। उन्नीस वर्ष में कोई 20 बेड का एक हॉस्पिटल इतनी तेजी के साथ 1375 बेड का एक बेहतरीन संस्थान के रूप में नाम दर्ज करे और स्टेट ऑफ द आर्ट के रूप में अपना नाम दर्ज कराने के लिए उत्सुक दिखाई दे रहा है, यह बिरला ही अवसर देखने को मिलता है। अक्सर होता है हमारे जीवन की 3 स्थितियां होती हैं। एक प्रवृत्ति होती है, एक विकृति होती है और एक संस्कृति होती है। बीच का यथारूप रहना वो उसकी प्रवृत्ति है। जैसे मनुष्य है, वह परिवर्तन तो चाहता है, लेकिन परिवर्तन करने के लिए अपने आप को तैयार करने में हिचकता है। यथास्थितिवादी जिसे आप कह सकते हैं, वे कोई परिवर्तन नहीं ला सकते, कोई नयापन नहीं ला सकते। एक होता है चलिए रुक करते हैं खबरों की ओर। खबर लखनऊ से है, जब मुख्यमंत्री योगी ने सहकारिता विभाग की समीक्षा की। बैठक में केंद्रीय सहकारिता राज्य मंत्री मुरलीधर मोहोल भी मौजूद रहे हैं। तो प्रदेश में राज्य सहकारी महाविद्यालय की स्थापना के निर्देश दिए। महाविद्यालय से अध्ययन
अध्यापन और शोध को बढ़ावा मिलेगा। केंद्रीय मंत्री ने हर संभव सहयोग का आश्वासन दिया। बैठक में एमपेक सदस्यता अभियान पर भी विस्तृत चर्चा हुई है। तो खबर आपको बता रहे हैं लखनऊ से, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सहकारिता राज्य मंत्री मुरलीधर मोहोल से मुलाकात की। प्रदेश में राज्य सहकारी महाविद्यालय की स्थापना के निर्देश दिए, चर्चा की। महाविद्यालय से अध्ययन, अध्यापन और शोध को बढ़ावा मिलेगा। केंद्रीय मंत्री ने हर संभव सहयोग का आश्वासन दिया है। तो बैठक में एमपेक सदस्यता अभियान पर भी विस्तृत चर्चा हुई है। तो अध्ययन, अध्यापन और शोध को बढ़ावा मिलेगा। केंद्रीय मंत्री ने हर संभव सहयोग का आश्वासन दिया है। बैठक में एमपेक्स सदस्यता अभियान पर भी विस्तृत चर्चा हुई है। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सहकारिता विभाग की समीक्षा की और इस दौरान बैठक में केंद्रीय सहकारिता राज्य मंत्री मुरलीधर मोहोल भी मौजूद रहे। खबर लखनऊ से है, जहां आपको बता दें कि वर्ष 2024-25 के लक्ष्य 266 एमपेक्स के मुकाबले 457 नए एमपेक्स गठित। तो बता दें कि सितंबर 2025 तक 1088 ग्राम पंचायतों में गठन की प्रक्रिया है। उर्वरक वितरण की 10 लाख तक ब्याज मुक्त ऋण सीमा उपलब्ध है। इसके साथ ही अब तक 5400 करोड़ का टर्नओवर और 120 करोड़ रुपए का मार्जिन। तो बता दें कि 457 नए एमपेक्स गठित। सितंबर 2025 तक 1088 ग्राम पंचायतों में गठन की प्रक्रिया जारी है। उर्वरक वितरण के लिए 10 लाख तक ब्याज मुक्त ऋण सीमा उपलब्ध है। अब तक 5400 करोड़ का टर्नओवर और 120 करोड़ मार्जिन मनी हासिल। तो 757 नवगठित एमपेक्स को 1-1 लाख मार्जिन मनी और अवसंरचना सहयोग। 6101 सोसाइटी में QR UPI आधारित डिजिटल भुगतान लागू हुआ है। 5170 एमपेक्स में CSC सेवाएं शुरू की गई हैं। इसके साथ ही आपको बता दें कि तमाम व्यवस्थाएं भी की गई हैं। साथ ही 6443 को प्रधानमंत्री किसान समृद्धि केंद्र का लाभ मिला है और 161 एमपेक्स में प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र संचालित है। नेपाल की पूर्व मुख्य न्यायाधीश सुशीला कार्की देश की पहली महिला अंतरिम प्रधानमंत्री बनी है। राष्ट्रपति रामचंद्र पोटेल ने राष्ट्रपति भवन शीतल निवास में उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। संसद भंग होने और देश में जारी राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक उथल पुथल के बीच कार्की को ये बड़ी जिम्मेदारी मिली है। तो रुक करते घर का और खबर आपको बता दें नेपाल से जुड़ी है, जहां नेपाल में राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक उथल पुथल के बीच हिंसा के दौरान करीब 15,000 कैदी जेलों से फरार हो गए। नबल परासी जेल में कैदियों के भागने का ये वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। तो तस्वीरें आप देख सकते हैं, जहां जेल से कैदी भागे हैं। तो भारतीय सुरक्षा एजेंसियां सीमा पर सतर्क हैं और CCTV से गतिविधियों पर नजर रखी जा रही है। बड़ी खबर वाराणसी से है, जहां पंडित धीरेन्द्र शास्त्री वाराणसी पहुंचे हैं। काशी विश्वनाथ के दर्शन कर बिहार के लिए रवाना हुए हैं। तो भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित होने का आशीर्वाद मांगा। हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए 7 से 16 नवंबर तक पद यात्रा करेंगे। बांग्लादेश, नेपाल के हालात पर धीरेन्द्र शास्त्री का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि भारत में नेपाल और बांग्लादेश जैसे हालात ना हो, ऐसे में भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की आवश्यकता है। इसके साथ ही उन्होंने विश्व में शांति के लिए सनातन को एकमात्र सहारा बताया है।
तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं वाराणसी से, जहां पंडित धीरेन्द्र शास्त्री वाराणसी पहुंचे हैं। काशी विश्वनाथ भगवान के दर्शन कर बिहार के लिए रवाना हुए हैं। तो भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की मांग पर एक बार फिर से उन्होंने जोर दिया है और आशीर्वाद मांगा है। तो हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए 7 से 16 नवंबर तक पद यात्रा करेंगे। काशी विश्वनाथ जी में आज जल चढ़ाया, अभिषेक किया और हमने प्रार्थना की भारत हिंदू राष्ट्र घोषित हो। इसके बाद में गंगा जी में जल चढ़ाया और गंगा जी में जल चढ़ाकर यहाँ से अब हम बिहार की यात्रा पर जा रहे हैं। गया जी जाएंगे। गया जी में वहाँ पितरों का तर्पण चल रहा पितृपक्ष में। आगामी 7 नवंबर से 16 नवंबर तक दिल्ली से वृंदावन तक होने वाली पदयात्रा देश में सामाजिक समरसता, हिंदुत्व की क्रांति और भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए की जा रही है। इसी के लिए हम काशी में सतुआ बाबा आश्रम में हमारे पूज्य जगत गुरु जी, जो अभी महाकुंभ में जगत गुरु पद पर आसीन हुए, परम पूज्य जगत गुरु रामानंदाचार्य पूज्य गुरुदेव श्री तुलसी पीठाधीश्वर भगवान की सानिध्यता में, और आज हम सतुआ बाबा आश्रम में बैठ करके माँ गंगा से भगवान काशी विश्वनाथ से प्रार्थना कर रहे हैं और संपूर्ण काशी के निवासियों से प्रार्थना कर रहे हैं, भैया इस पदयात्रा को हमारो निमंत्रण स्वीकार करो, आपको आवो बहुत जरूरी है। 24 घंटे में 1 घंटा तुम्हारा, हिंदू राष्ट्र हमारा। देश को बचाने के लिए सामाजिक समरसता बहुत जरूरी है। भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना बहुत ज़्यादा जरूरी है। यदि आप नेपाल जैसी स्थिति भारत में नहीं देखना चाहते, यदि आप बांग्लादेश जैसी स्थिति भारत के राज्यों में नहीं देखना चाहते, तो भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना, वैचारिक क्रांति को फैलाना बहुत जरूरी है। विश्व में शांति की स्थापना के लिए सनातन ही एकमात्र सहारा है जिससे विश्व में शांति स्थापित की जा सकती है। तो खबर आपको आगरा से बता रहे हैं, जहां डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का दौरा 1 बजे लखनऊ से आगरा के लिए रवाना होंगे। तो 1:45 पर खेरिया सिविल एयरपोर्ट पहुंचेंगे। तो बता दें कि आज डिप्टी सीएम का आगरा दौरा है और बता दें कि तमाम कार्यक्रम में शामिल होंगे। तो डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक आगरा पहुंचेंगे, 1 बजे लखनऊ से आगरा के लिए रवाना होंगे और इसके साथ ही 1:45 पर पहुंचेंगे। 3 बजे यूपी बेंडिंग इंडस्ट्री एसोसिएशन के कार्यक्रम में शामिल होंगे। कार्यक्रम में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक मौजूद रहेंगे। तो खबर आपको आगरा से बता रहे हैं, जहां डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का आगरा दौरा 1:45 पर खेरिया सिविल एयरपोर्ट पहुंचेंगे। 2 बजे जिला अस्पताल का निरीक्षण करेंगे। स्वास्थ्य विभाग की समीक्षा बैठक करेंगे सीएम। 3 बजे यूपी बेंडिंग इंडस्ट्री एसोसिएशन का कार्यक्रम है। कार्यक्रम में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक शामिल होंगे। 3:20 पर दिव्य प्रेम सेवा मिशन द्वारा कार्यक्रम आयोजित है। इसके बाद 4:25 पर एयरपोर्ट से लखनऊ के लिए रवाना होंगे। बड़ी खबर उन्नाव से है, जहां पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़। पुलिस चेकिंग देख बदमाशों ने फायरिंग की है। तो 50-50 हजार के नामी 2 बदमाशों पर में गोली लगी है। दोनों घायल बदमाश को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। गंगा घाट कोतवाली क्षेत्र के गगनी खेड़ा मोड़ पर मुठभेड़ हुई है। तो पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई है। 50-50 हजार के इनामी 2 बदमाशों के पैर में गोली लगी है। तो दोनों घायल बदमाशों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। गंगा घाट कोतवाली क्षेत्र के गगनी खेड़ा मोड़ पर मुठभेड़ हुई है। 7 लाख के जेवर, लूटी हुई रिवॉल्वर, मोबाइल, बाइक और कारतूस बरामद हुए हैं। दोनों बदमाश 9 सितंबर की आपको बता दें डाकतार कॉलोनी लूटकांड में शामिल थे। गंगा घाट पुलिस और एसओजी की टीम द्वारा गंगा घाट थाना क्षेत्र के अंतर्गत गगनी खेड़ा पर संदिग्ध व्यक्तियों और वाहनों की चेकिंग की जा रही थी। उसी दौरान एक संदिग्ध वाहन पर 2 व्यक्ति आते हुए दिखाई दिए, जिन्हें रोकने का प्रयास किया गया। उनके द्वारा वाहन न रोक करके पुलिस पार्टी पर फायरिंग कर दी गई। जवाबी आत्मरक्षा कार्रवाई में दोनों अभियुक्तों के पैर में गोली लगी। पूछताछ के क्रम में यह ज्ञात हुआ कि ये दोनों अभियुक्त, जिसमें एक का नाम ननपुर वीरेंद्र यादव निवासी रायबरेली का रहने वाला है, दूसरा संत बहादुर निवासी रायबरेली का रहने वाला था, ये दोनों अभियुक्त जो 9 सितंबर को थाना गंगा घाट क्षेत्र में महिलाओं को बंधक बना करके लूट हुई थी, उस घटना में ये दोनों शामिल थे। इसके संबंध में थाना गंगा घाट पर मुकदमा अपराध संख्या 549/25 पंजीकृत है। इन दोनों अभियुक्तों के ऊपर 50,000 का इनाम भी था। इन दोनों अभियुक्तों के पास से लूटी हुई रिवाल्वर,
7 लाख रुपए नकद और लूटे गए जेवर सोने चांदी के बरामद किए गए हैं। इसके अलावा घटना में प्रयुक्त बाइक भी बरामद की गई है। इनके पास से एक अदद तमंचा, 3 जिंदा कारतूस, 2 खोखा कारतूस भी बरामद किए गए हैं और इनको इलाज हेतु सीएससी एडमिट कराया गया है और अन्य आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। बड़ी खबर बुलंदशहर से है, जहां युवक की गला रेतकर हत्या की गई है। घर की छत पर सो रहा था युवक। तो मृतक की पहचान नाना के रूप में हुई है। हलवाई का काम करता था युवक। तो सुबह पत्नी जगाने पहुंची। इस दौरान पत्नी को एहसास हुआ। तो बता दें कि घर पर सो रहे युवक की हत्या की गई है और युवक का शव खून से लथपथ मिला है। धारदार हथियार से वार कर हत्यारे मौके से फरार हुए हैं। सूचना पर पुलिस और फॉरेंसिक टीम मौके पहुंची है, जांच में जुटी है। तो निर्मम हत्या से गांव में दहशत का माहौल है। अबूदा थाना क्षेत्र के गड़िया गांव की घटना है। तो ये बड़ी खबर आपको बुलंदशहर से बता रहे हैं, जहां घर की छत पर सो रहे युवक की निर्मम हत्या की गई है। तो मृतक की पहचान नानक के रूप में हुई है, जो कि हलवाई का काम करता था। सुबह पत्नी जगाने गई तो युवक का शव खून से लथपथ मिला है। धारदार हथियार से वार कर हत्यारे मौके से फरार हो गए। थाना अगोता के ग्राम गढ़िया में एक व्यक्ति जिसका नाम नानक है, जिसकी उम्र करीब 32 वर्ष है, घर में सोते समय उसकी हत्या कर दी गई। मौके पे थाना पुलिस के द्वारा मेरे साथ मौके का निरीक्षण किया गया। प्रथम दृष्टिया यह प्रतीत होता है कि उसकी हत्या जो है किसी मोटे धारदार हथियार से गले पे वार करने के कारण हुई है। शव का जो है फील्ड यूनिट द्वारा जो है निरीक्षण किया गया। इस संबंध में आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। शव को कब्जे में लेकर पंचायत तक पीएम के लिए भेजा जा रहा है। परिजनों से तहरीर प्राप्त कर मुकदमा पंजीकृत किया जा रहा है। आगे की विधिक कार्रवाई प्रचलित है। तो इसी पर अधिक जानकारी के हमारे साथ सहयोगी मुकेश जुड़ गए। मुकेश, युवक की हत्या का मामला सामने है, क्या अधिक जानकारी? ये पूरा मामला बुलंदशहर के थाना अगोता क्षेत्र के गांव गढ़िया का है, जहां देर रात्रि में छत पर सो रहे युवक की गला रेतकर हत्या कर दी है और इस पूरे हत्या से गांव में सनसनी पैदा हो चुकी है। गांव जो परिजन है उनका रो रो कर बुरा हाल है। हालांकि ये धारदार हथियार से इस युवक की हत्या अज्ञात लोगों द्वारा बताई जा रही है कि हथियार जो धारदार हथियार है उससे इस युवक की हत्या की गई है और यह युवक अपने छत पर सो रहा था और जैसे ही सुबह इसकी पत्नी ने इसे जगाने के लिए पत्नी छत पर जाती है तो उसको युवक मृत अवस्था में दिखाई देता है। हालांकि पूरे मामले की जैसे ही पुलिस को सूचना मिलती है, पुलिस मौके पर पहुंचती है और सबको अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है और आगे की जांच और कार्रवाई में जुट जाती है। जी धन्यवाद मुकेश तमाम जानकारी के लिए। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों का अधिक अपडेट के लिए देखते रहिए i24। नमस्कार।